राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल माई स्टोरी बुक में। आज हम लेकर आए हैं चतुर लड़का की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। एक राज्य में विजय नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन विजय घूमता फिरता एक बड़े से पेड़ के नीचे आकर सो गया। सोते ही विजय को गहरी नींद आ गई। दोपहर का समय था। वहां से एक सिपाही गुजर रहा था। तभी उसने विजय को पेड़ के नीचे सोते देखा तो वहां गया और उसने विजय को धक्का देकर उठाया। अरे लड़के, चल उठ, तू जानता नहीं क्या यह महाराज विक्रम का बगीचा है, यहाँ सोना मना है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? विजय गहरी नींद से उठा और नाराजगी भरे स्वर में बोला, तुमने मुझे क्यों उठा दिया? कितना अच्छा सपना देख रहा था। मैं तो सपने में राजकुमारी माया के हाथ से दूध पीने वाला था, तभी तुमने जगा दिया मुझे। सिपाही यह सब सुनकर हैरान हो गया और विजय से बोला, मुझे तो तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आया। तुम सपनों में क्या गुल खिला रहे थे? यह बात तो महाराज को बताना होगा। विजय बोला, मैं एक सपना देख रहा था कि जो उत्तरी राज्य के राजा हैं उनकी बेटी मेरे पास दूध का गिलास लेकर खड़ी थी और मुझे दूध पीने को बोल रही थी। जो पश्चिमी राज्य के राजा की बेटी थी वह मेरे पैर दबा रही थी। जब वह मुझे दूध पकड़ाने लगी तभी तुम आ गए और मुझे उठा दिया। मेरा सारा सपना तुमने खराब कर दिया। यह सब सुनकर सिपाही को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, यह गरीब सा दिखने वाला लड़का सपने में राजाओं की बेटियों को देख रहा है, यह तो बर्दाश्त से बाहर है। सिपाही ने तुरंत विजय को पकड़ लिया और उसे राजा के दरबार में ले गया। वहां पहुंचकर सिपाही ने महाराज विक्रम को सारी बात बता दी। राजा यह सब सुनकर बहुत क्रोधित हो गए और बोले, कैसी बेशर्मी है। एक साधारण लड़का जो हमारे पड़ोसी राजाओं की बेटियों को अपने सपनों में देखता है, और हद तो तब हो गई जब उसने मेरी बेटी को भी अपने सपने में देख लिया। यह हमारी शान और सम्मान का घोर अपमान है। राजा ने गुस्से में आदेश दिया, सिपाहियों, इसे गिरफ्तार कर लो। इसे उम्र कैद की सजा दी जाती है। यह अपने सपनों के साथ अब कारागार ही में रहेगा। सिपाही ने राजा के आदेश का पालन किया और विजय को कारागार में डाल दिया। विजय को रोज सिर्फ एक वक्त की रोटी और एक कटोरी पानी दिया जाता था, जिससे न तो वह ठीक से जी सकता था और न ही मर सकता था। कारागार में बैठा विजय अक्सर बाहर खड़े पहरेदार रमेश से बातें करता रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि विजय को न रोटी मिली और न ही पानी। वह भूखा प्यासा बैठा था। विजय ने बाहर खड़े पहरेदार रमेश को देखा तो वो उदास था। तो विजय ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई? राजा का कोई रिश्तेदार मर गया है क्या, जो तुम इतने उदास हो? सैनिक बोला, मरा तो कोई नहीं, लेकिन पश्चिमी राज्य के राजा हमारे राजा को एक चिट्ठी लिखी है। उसमें उसने कहा है कि अगर हमारे राजा ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया तो वह हमारे राज्य पर हमला कर देगा। विजय ने कहा, तो फिर राजा ने क्या किया? सैनिक बोला, राजा ने अपने दरबार में बड़े बड़े विद्वानों और पंडितों को बुलाया, लेकिन किसी के पास भी उस सवाल का जवाब नहीं था। इसी वजह से सारा राज्य दुखी है। विजय बोला, अरे लेकिन ऐसा कौन सा सवाल है जिसका कोई उत्तर न दे सके? जरा मुझे भी तो बताओ। सैनिक ने सवाल बताया, 3 रंगीन डंडे हैं, तीनों एक जैसे लंबे हैं, एक जैसे मोटे हैं और एक ही शाखा से बनाए गए। राजा ने यह पूछा है कि इन डंडों में से आगे वाला डंडा कौन सा है, बीच वाला कौन सा है और पीछे वाला कौन सा है? डंडे सभी एक जैसे हैं, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। इसी वजह से राजा उदास है, क्योंकि अब तक किसी से भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला। विजय बोला, अरे यह तो बहुत ही आसान सवाल है, इसे तो मैं अभी हल कर सकता हूँ। यह सुनकर पहरेदार रमेश बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत जाकर राजा को सारी बात बता दी। राजा ने कहा, है तो बस जवाब चाहिए। उस लड़के को जल्दी से लेकर आओ। सिपाही विजय से कहा।
चलो तुम्हें राजा ने बुलाया है, चलो तुम्हें दरबार में ले जाना है। विजय चालाक था, उसने कहा ना, मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा। सिपाही बोला, अरे तो फिर कैसे जाओगे? विजय बोला, मैं तो राजा के जैसे कपड़े पहनकर घोड़े पर सवार होकर पूरे नगर का चक्कर लगाकर फिर राजा की गद्दी पर बैठकर अपना जवाब दूंगा। अगर राजा को यह मंजूर है तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। सिपाहियों ने जाकर विजय की बात राजा को बता दी। राजा यह सुनकर पहले तो बहुत गुस्सा हो गए और बोले, एक साधारण कैदी ऐसी शर्तें रख रहा है, यह तो हमारे राज्य का अपमान है। लेकिन फिर राजा ने थोड़ा सोचा और समझा कि उनके पास कोई चारा भी नहीं है। अब तो कोई भी उस सवाल का जवाब नहीं दे पाया था और पश्चिमी राज्य के राजा का खतरा सिर पर मंडरा रहा था। आखिरकार राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर उसे लगता है कि वह इस सवाल का जवाब दे सकता है तो जैसा वह कहता है वैसे ही ले आओ। फिर जैसा विजय ने कहा था वैसा ही हुआ। उसे अच्छे कपड़े पहनाए गए। फिर विजय ने घोड़े पर बैठकर पूरे नगर में चक्कर लगाया। इसके बाद विजय को राजा की गद्दी पर बिठा दिया गया। विजय ने कहा, अब मेरे पास तीनों डंडे और एक पानी का टब लेकर आओ। सिपाही तीनों रंगीन डंडे लेकर आए और विजय के सामने रख दिए। विजय ने उन्हें ध्यान से देखा और बिना समय गवाए उन पर निशान लगा दिए। फिर उसने पश्चिमी राज्य से आए सैनिकों को बुलाया और कहा, इन्हें अपने राजा के पास ले जाओ और बता देना कि मैंने इसका हल कर दिया है। इतना कहकर विजय चुपचाप वापस कारागार में लौट गया। पहरेदार रमेश यह सब देखकर हैरान था। उसने विजय से पूछा, तुमने इतनी जल्दी इस सवाल का हल कैसे ढूंढ लिया? विजय बोला, यह तो बहुत आसान था। वह डंडे बेर की लकड़ी के थे। मैंने उन्हें पानी में डालकर देखा तो पानी में डालते ही जो डंडा सबसे भारी था वह डूब गया। वही आगे वाला हिस्सा था। जो थोड़ा कम डूबा वह बीच वाला हिस्सा था और जो ऊपर तैरता रहा वह उसका पिछला हिस्सा था। बेर की लकड़ी ऊपर से नीचे तक एक जैसी दिखती है, इसलिए देखने से कोई फर्क नहीं दिखता। लेकिन पानी ने सच बता दिया। पहरेदार रमेश विजय की चतुराई देखकर दंग रह गया। विजय ने जो निशान लगाए थे वह बिल्कुल सही निकले। पश्चिमी राज्य के राजा ने जब डंडों को देखा और जांचा तो वह मान गया कि जवाब बिल्कुल सही है। इससे वह बहुत प्रभावित हुआ और उसने हमला करने का इरादा छोड़ दिया। राज्य में शांति बनी रही। हालांकि इस पूरे मामले के बाद भी विजय को कारागार से रिहाई नहीं मिली। वह कई दिनों तक वैसे ही कारागार में कैद रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि विजय को न तो रोटी मिली और न ही पानी। बाहर खड़ा पहरेदार रमेश भी चिंतित दिखाई दे रहा। विजय ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ भाई? आज फिर से राजा को कौन सी परेशानी आ गई? पहरेदार बोला, आज एक नया सवाल आया। इस बार पश्चिमी राज्य के राजा ने एक जैसी 3 घोड़ियां भेजी हैं। वो तीनों देखने में बिल्कुल एक जैसी है। एक ही रंग, एक ही कद काठी और एक ही चाल। राजा ने पूछा है कि इनमें से नानी कौन है, माँ कौन सी है और बेटी कौन सी? विजय बोला, बस इतनी सी बात। यह भी तो कोई मुश्किल सवाल नहीं। पहरेदार बोला, क्या तुम्हें सच में इसका जवाब पता है? विजय बोला, हाँ, अगर राजा मुझे फिर से वैसे ही ले जाने की इजाजत दे जैसे पिछली बार ले गया था तो मैं इस सवाल का भी जवाब दे दूंगा। पहरेदार रमेश ने तुरंत यह बात राजा तक पहुंचा दी। राजा ने एक बार फिर क्रोध में कहा, यह लड़का हर बार अपनी शर्तें क्यों रखता है? पर फिर उसने सोचा कि इस बार भी अगर जवाब नहीं मिला तो युद्ध टाला नहीं जा सकेगा। कोई दूसरा उपाय न देखकर राजा ने कहा, जैसा वह कहता है वैसा ही करूंगा। एक बार फिर जैसा विजय ने कहा था वैसा ही किया गया। उसे फिर से राजा के जैसे कपड़े पहनाए गए, घोड़े पर बिठाया गया और पूरे नगर में घुमाया गया। लोग फिर से हैरानी से देख रहे थे कि आखिर यह साधारण कैदी कौन है जो बार बार राजा की तरफ सम्मान पाता है। घूमने के बाद विजय को महल के मैदान में लाया गया।
विजय के सामने तीनों घोड़ियां लाई गई। देखने में तीनों बिल्कुल एक जैसी थी, न कोई फर्क दिख रहा था, न कोई पहचानने का तरीका समझ आ रहा था। हर कोई उत्सुकता से विजय को देख रहा था कि वह इस चुनौती को कैसे हल करेगा। तब विजय ने कहा, इन घोड़ियों के आगे खाने के लिए घास डाल। सैनिकों ने तुरंत ऐसा ही किया। तीनों घोड़ियों के सामने घास रख दी गई। विजय ने बिना कुछ कहे तीनों घोड़ियों पर निशान लगा दिए और सैनिकों को आदेश दिया कि वह इन्हें वापस लेकर जाएं और पश्चिमी राज्य के राजा को दिखाएं। इसके बाद विजय फिर से अपनी इच्छा से कारागार लौट गया। पहरेदार रमेश उसकी बुद्धिमत्ता पर हैरान था। पहरेदार ने फिर पूछा, विजय, तुमने इस सवाल का जवाब कैसे ढूंढा? तो विजय बोला, अरे यह तो बहुत आसान था। जो सबसे आराम से खड़ी रही और बड़े सलीके से घास खाई वह नानी है। उम्र और अनुभव ने उसे संयम सिखा दिया है। जो थोड़ी सतर्क थी और चारों तरफ देख रही थी वह माँ है। उसे अपने बच्चों की चिंता रहती है और उसकी निगाहें हमेशा सुरक्षा में पर होती है। और जो जल्दी जल्दी घास खाने लगी वह बेटी है। उसकी भूख और बेचैनी उसकी युवावस्था को दर्शाती है। बस इसी आधार पर मैंने पहचान लिया। विजय की समझदारी की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। उधर जो पश्चिमी राज्य का राजा था वह बहुत उदास था, क्योंकि वह जो भी सवाल पूछता था उसका जवाब मिल जाता था। इस वजह से उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था युद्ध करने का। पर इस बार उसने सबसे मुश्किल सवाल भेजा। यह सवाल जब राजा ने भेजा तो एक बार फिर से पूरे राज्य में उदास हो गया। विजय को फिर से खाना पीना मिलना बंद हो गया। विजय ने पहरेदार रमेश से पूछा, क्या बात हो गई? फिर से कुछ गड़बड़ हो गया क्या? पहरेदार बोला, इस बार पड़ोसी राजा ने एक और मुश्किल सवाल भेजा। यह सवाल है, जो है वो नहीं है, जो था वो नहीं था, जो नहीं था वही था। राजा का कुत्ता कानों का कच्चा। राजा ने एक बार फिर विजय को जेल से बुलवाया, लेकिन इस बार विजय जाने के लिए तैयार न हुआ। फिर राजा खुद चलकर विजय के पास आया और बोला, विजय, तुम इस सवाल को जरूर सुलझाओ। विजय बोला, महाराज, अगर इस सवाल का हल करना है तो मुझे खुद उस राजा के शहर जाना पड़ेगा और इस सवाल को हल करने के लिए आप उस राजा से 6 महीने का समय ले लीजिए। राजा ने कहा, ठीक है। फिर विजय घोड़ा और सारा खर्चा लेकर उस राजा के शहर अवंतिका में पहुंचा और वहां एक शानदार महल लेकर राजकुमार की तरह रहने लगा। एक दिन बाजार में मंत्री सुरेश की बेटी सोनल ने उसे देखा और मोहित हो गई। उसने अपने पिता को बताया और काफी सोच विचार के बाद मंत्री सुरेश ने बेटी सोनल की शादी विजय से कर दी। शादी के बाद विजय महल में रहने लगा, लेकिन असली मकसद पूरा करने के लिए इधर उधर घूमता रहा। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक नाचने वाली लड़की रागिनी से हुई। विजय को उसकी महफिलें पसंद आने लगी और वह हर रात वहां जाने लगा। आधी रात के बाद ही वह घर लौटता, जिससे उसकी पत्नी बेहद परेशान हो गई। धीरे धीरे विजय ने उस नाचने वाली लड़की रागिनी का विश्वास जीत लिया। एक दिन विजय ने एक तरबूज लिया और उसे कपड़े में लपेट दिया, साथ ही एक बोरी में कंकड़ भर लिया। फिर आधी रात को वह अपने घर लौटा। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी सोनल से कहा, मैं एक सेठ का सिर काट कर ले आया हूं और उसके सारे पैसे भी ले आया हूं। तुम यह बात किसी को मत बताना। अगर तुमने यह बात किसी को बता दी तो राजा मुझे परवाह किए बिना दंड देगा। तुम तो मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा, लेकिन यह राज किसी और को मत बताना। विजय की पत्नी सोनल इस बात से डर गई और मन में चिंता करने लगी, मगर डर और संदेह में उसने यह सारी बात जाकर अपने पिता मंत्री सुरेश को बता दी। मंत्री सुरेश ने इनाम की लालच में बिना देर किए यह बात जाकर राजा को बता दी। महाराज, मेरा दामाद किसी सेठ का सिर काटकर उसका धन लूट लाया है। यह सुनते ही राजा को क्रोध आ गया। उसने तुरंत सैनिक को आदेश दिया कि
कि वह विजय को पकड़कर दरबार में लाए। सैनिक विजय को गिरफ्तार करके राजा के सामने ले आए। जब इस बात की खबर नाचने वाली लड़की रागिनी को मिली तो वह भी विजय को बचाने के लिए राज दरबार में पहुंच गई। दरबार में आते ही उसने राजा से कहा, महाराज, उस सेठ का कत्ल तो मैंने किया है। यह जो लड़का है इसे आपने बेवजह पकड़ लिया। यह सुनकर मंत्री सुरेश चौंक गया और बोला, नहीं महाराज, यह औरत झूठ बोल रही है। कत्ल तो इस विजय ने ही किया है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इसके घर से सेठ का सिर मंगवा लीजिए। मेरी बेटी इसकी पत्नी है, उसे सब पता है कि इसने सिर कहाँ छुपाया है। मंत्री की बेटी सोनल ने कहा, महाराज, इसने मुझसे कहा था कि इसे संभाल कर रखना। महल के पीछे एक कमरे में इसने सिर को कपड़े में लपेटकर छिपा रखा है। साथ ही वहां पैसों की एक बड़ी बोरी भी है जिसे इसने छुपा रखा है। आप अपने सैनिक को भेजकर दोनों चीजें मंगवा सकते हैं। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, जाओ और उस सिर को लेकर आओ। कुछ ही देर में सैनिक महल के पीछे के कमरे से एक कपड़े में लिपटी एक सिर जैसी चीज लेकर आ गए। राजा ने आदेश दिया, इसे खोलो और दिखाओ। जैसे ही कपड़ा हटाया गया सभी हैरान रह गए। उसमें एक सिर नहीं बल्कि एक बड़ा तरबूज था जो देखने में बिल्कुल सिर जैसा लग रहा था। राजा गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन विजय जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने कहा, महाराज, तीसरे सवाल का जवाब भी आपको मिल गया है। राजा बोला, वो कैसे? विजय ने कहा, महाराज, आपने पूछा था जो है वह नहीं है, जो नहीं है वह है। अब देखिए, जो मेरी पत्नी है वह वास्तव में मेरी पत्नी नहीं, क्योंकि वह तो मुझे मरवाना चाहती थी। लेकिन जो मेरी पत्नी नहीं है, यानी यह नाचने वाली लड़की रागिनी, वह मेरे लिए अब मेरी असली पत्नी से भी बढ़कर है। उसने खुद को दोषी बताकर मेरी जान बचाने की कोशिश की। बताइए, क्या यह सच नहीं है? राजा बोला, बिल्कुल सही। विजय ने कहा, आपका दूसरा प्रश्न था, जो था वह नहीं था और जो नहीं था वही था। इसका मतलब यह है कि जो सिर समझ रहा था वह वास्तव में सिर नहीं था बल्कि एक तरबूज था, और जो असली सिर था वो तो कभी था ही नहीं। राजा बोला, बिल्कुल सही बात है। विजय ने फिर कहा, महाराज, आपने आगे पूछा था राजा का कुत्ता कानों का कच्चा, तो वो खड़ा है न महाराज आपका मंत्री सुरेश। आपका कुत्ता इतना कानों का कच्चा है कि अपनी बेटी की बात मानकर अपने ही दामाद को मरवाकर पैसों का इनाम हासिल करना चाहता था। तो बताइए महाराज, क्या मेरी बात सही है? राजा बोला, बिल्कुल सही है। विजय की चतुराई और बुद्धिमानी देखकर राजा बेहद प्रसन्न है। उसने कहा, विजय, मैं तुम्हारी समझदारी से इतना प्रभावित हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी राजकुमारी माया की शादी तुमसे कर दूं। साथ ही आधा राज्य भी तुम्हें सौंपना चाहता हूं। फिर राजा ने विजय की शादी अपने बेटी राजकुमारी माया से कर दी और आधा राज्य उसे दे दिया। जब विजय वापस लौटने लगा तो मंत्री सुरेश की बेटी सोनल माफी मांगने लगी, लेकिन विजय ने कहा, तुमने जो किया उसका फल तुम्हें भोगना होगा। अब तुम महल में नौकरानी बनकर रहो। इसके बाद विजय उत्तरी राज्य के राजा के पास लौटने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह अपने राज्य के पास पहुंचा, राजा ने सोचा कि पश्चिमी राज्य का राजा उस पर हमला करने आ रहा है। वह डर गया और तुरंत अपना दूत भेजा। दूत ने कहा, कृपया हम पर हमला न करें। आप चाहें तो मेरे राजा का आधा राज्य और उनकी बेटी का विवाह भी स्वीकार कर सकते हैं। बस हमें क्षमा कर दीजिए। विजय बोला, मैं हमला करने नहीं आया हूं, यह तो एक बड़ी गलत फहमी है। दूत ने जब यह बात अपने राजा को बताई तो राजा को राहत मिली। उसने कहा, अगर ऐसा है तो मैं अपनी बेटी का विवाह उससे करना चाहता हूं और आधा राज्य भी उसे सौंपना चाहता हूं। इस तरह विजय ने अपनी बुद्धिमानी और सरलता से दोनों राज्यों की शांति स्थापित कर दी और दो राजकुमारियों से विवाह किया। फिर उसने उस सिपाही को बुलाने का आदेश दिया जिसने उसे पकड़कर
राजा के दरबार में पेश किया था। जब सिपाही आया तो वह डर के मारे कांपने लगा। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, तुमने उस दिन मेरे सपने को सच करने में मदद की थी। अगर तुम मुझे पकड़ कर न लाते तो आज मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। हर इंसान की किस्मत उसके कर्मों से बनती है। विजय ने सिपाही को ढेर सारे इनाम देकर सम्मानित किया। इस तरह विजय की चतुराई और सहनशीलता ने उसे महान बना दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।